तो जो भारत का जो विदेश व्यापार है, इसकी अगर संरचना को समझने का प्रयास करें तो हमने पहले भी आपको बताया कि 3 महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? इसके अंतर्गत कुछ डेटा टाइप का चीज होगा, उसको भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो भारत का जो विदेश व्यापार है, इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहला हमको ध्यान में रखना है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, राइट? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, उसमें भारत जो है की स्थिति क्या है, जीडीपी के टर्म में भारत की स्थिति क्या है ना? और भारत की जीडीपी की स्थिति में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है ना? तो हमारे पास जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े को अगर हम देखेंगे, तो आंकड़े के संदर्भ में आप अगर समझने का प्रयास करें, तो 1960 में जो विदेश व्यापार का टोटल वॉल्यूम था, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 11.29% ऑफ जीडीपी हमारा विदेश व्यापार से जुड़ा होता था, है ना? यानी हमारे जीडीपी का 11.29% जो है में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका होती थी। और 2020 का डेटा अगर देखेंगे, तो 2020 में क्या हुआ कि विदेश व्यापार में हमारे जीडीपी का 36.46% ऑफ जीडीपी जो है आपके विदेश व्यापार से जुड़ा हुआ है। यानी इसकी हिस्सेदारी जो है, जो कि 1960 में 11.29% था, जो कि 2020 में आकर के 36.46% हो गया, राइट? अब देखो, इसको समझने की जरूरत है क्यों ऐसा हुआ। तो अगर आप 1991 के पहले की बात आप करें, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या विदेश व्यापार के संदर्भ में पॉलिसी फॉलो किया था? इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, राइट? और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के अंतर्गत हमने आयात प्रतिस्थापन की नीति का अनुसरण किया था। इसका मतलब क्या है कि हम जिन वस्तुओं का आयात करते थे, क्यों ना हम उन्हीं वस्तुओं को उत्पादन करें और उस आयात की मात्रा को कम कर दें, राइट? ये हमारी पॉलिसी थी। यानी जिन चीजों पर हमारी निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर है, उन चीजों का हम उत्पादन करें। और एक तरह से यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि अर्थव्यवस्था में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। लेकिन उस समय के जो हमारे नीति निर्धारक थे, चूंकि हम लोगों ने आजादी जो प्राप्त की थी और आजादी प्राप्त करने के बाद हमारे पास समस्या था आजादी को बरकरार रखने का। और भारत की जो आर्थिक संरचना थी, उस आर्थिक संरचना में इतनी बुरी स्थिति हमारी थी कि हम एक कृषि प्रधान देश थे, लेकिन हम खाद्यान्न का आयात करते थे, ठीक है, और पूंजीगत वस्तु का उत्पादन तो बहुत नाम मात्र का था। तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमारे नीति निर्धारकों ने इस पर फोकस किया कि किस तरह से भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर करें और पूंजीगत वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर करें। और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निर्यात के प्रोत्साहन की जगह आयात प्रतिस्थापन की नीति का अनुसरण किया गया, क्योंकि एक डर बनी हुई थी भारत में कि हम अपने आर्थिक जो स्वतंत्रता है उसको खो न दें। और इसलिए हमने जो यहाँ पर पॉलिसी को अनुसरण किया, उसमें हमने निर्यात को फोकस ही नहीं किया, हमने आयात प्रतिस्थापन की नीति का अनुसरण किया। और हमारा उद्देश्य क्या था
कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास भारत की स्वयं क्षमता के आधार पर हम करें। मेरी जो अपनी क्षमता है, मेरी जो अपनी कुशलता है, मैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता हूं, मेरी जनसंख्या में जो उत्पादकता है, उसको बढ़ा करके और तब हम जा करके अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएं। लेकिन 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत हमने क्या किया? हमने आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी का अनुसरण किया है। आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी, व्यापार के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, ये विदेश व्यापार के संदर्भ में आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी का मतलब क्या है कि देखो यहां पर हमने क्या पॉलिसी में चेंज किया कि अब हम आयात प्रतिस्थापन की जगह हम निर्यात प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण हम कर रहे हैं। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन की नीति, क्योंकि हमारे जो नीति निर्धारक थे अब इस बात को समझ रहे थे कि अर्थव्यवस्था में अगर भारत के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना है तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था में ऐसी क्षमताओं का विकास करना होगा जिसके माध्यम से हम निर्यात को बढ़ा करके और विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं और इससे हम अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। और इस निर्यात प्रोत्साहन की नीति के कारण हमने क्या किया? हमने अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार किया है ना, जो कि ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक में देखेंगे। लेकिन विदेश व्यापार के अंतर्गत भी हमने क्या किया कि हमने आयात या निर्यात के संदर्भ में जो बैरियर लगाया हुआ था उस बैरियर को हमने धीरे धीरे खत्म किया। राइट, रुपए की जो परिवर्तनीयता है उसको हमने आंशिक रूप से पूंजी खाता में परिवर्तनीय बना दिया और फेरा की जगह हमने फेमा को हम लाए। हमने एफडीआई की अनुमति कई क्षेत्रों में 49% ऑटोमेटिक रूट से हमने एफडीआई की अनुमति दी और हमने सेज वगैरह का कॉन्सेप्ट लाया अपने यहाँ ताकि हम अपने निर्यात को बढ़ा सके। और इस स्थिति में चूंकि हम निर्यात प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण कर रहे हैं तो धीरे धीरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में हमारे जीडीपी का 36.46% भाग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ गया और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या हमारे विदेश व्यापार में यह परिवर्तन को रेखांकित करता है। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में क्या चीज है और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको कंपोजिशन ऑफ ट्रेड ध्यान में रखना है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उन चीजों को ध्यान में रखना है और इसको भी हम एक दो पीरियड के रूप में, दो रेंज के रूप में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तब आप समझ सकते हो कि वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कंपोजिशन ऑफ ट्रेड अगर आप देखो तो आप देखो पहले एक्सपोर्ट है ना, यानी निर्यात की क्या स्थिति थी और ये निर्यात की स्थिति सबसे पहले आप देखिए कि 1948 एंड 49 में हमारी क्या स्थिति थी, हम किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, किन चीजों का हम निर्यात करते थे। तो 1948 और 49 के अंतर्गत जो सबसे हमारा निर्यात का इंपॉर्टेंट जो वस्तु था उसमें हम चाय का निर्यात करते थे, जूट का निर्यात करते थे, राइट, और हमें कॉटन है ना, यानी सूती वस्त्र। देखो सूती वस्त्र आजादी के पहले से ही हम निर्यात कर रहे हैं, आज भी सूती वस्त्र का निर्यात हम करते हैं। इसके बाद जो है खाल है ना एवं चमड़ा, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो
धातु, अयस्क, राइट। अब आप देखोगे कि ज्यादातर इसमें जो चीजें शामिल है उसका कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से संबंध है, और भारत की अर्थव्यवस्था में खास करके हमारे निर्यात में इन चीजों का रोल जो है लगभग 71% था 1948-49 के जो वित्तीय वर्ष से उसमें। यानी हम एक तरह से प्राथमिक वस्तु के उत्पादन करता थे और प्राथमिक वस्तुओं का ही निर्यातक थे, राइट। अब वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 2020-21 का जो आंकड़ा है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझने का प्रयास करो कि इस वित्तीय वर्ष तक आते आते हमारे निर्यात की संरचना में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, तो हमारे निर्यात की जो संरचना है उस निर्यात की संरचना के अंतर्गत यहां आकर के जो इंपॉर्टेंट चीज हम निर्यात करें उसमें पेट्रोलियम उत्पाद है ना। यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर मोती से वस्तुओं का आभूषण का निर्माण करते हैं, उसको हम निर्यात करते हैं। स्वर्ण एवं बहुमूल्य धातुओं से निर्मित आभूषणों का निर्यात हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आभूषण का निर्यात ये लिखना है ना, कि ये आपको लिख लेना है। और फिर हम बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित जो आभूषण है उन बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित आभूषण का निर्यात भी करते हैं। और इसके अलावा इसके अंतर्गत हमारे पास निर्यात के जो आइटम हैं यहाँ आकर के उसमें एक तो दवाइयां, जैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स का मशीनरी, और ये महत्वपूर्ण निर्यात के हमारे आइटम आए। और इसके साथ साथ एल्युमिनियम भी यहाँ पर आप निर्यात करते हैं, एल्युमिनियम से संबंधित जो है उत्पाद को, ठीक है। अब देखो यहां देखना है, ये जो आप आइटम देख रहे हो तो उस आइटम के अंतर्गत आप देखो कि किस तरह से हमारी जो निर्यात की जो संरचना है उस निर्यात की संरचना में परिवर्तन हुआ है। हमारी निर्यात में यहाँ पर देखो कि मैन्युफैक्चर्ड जो वस्तु है उसके निर्यात में वृद्धि हुई है, राइट, उसमें काफी वृद्धि हुई है। दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्विस का निर्यात बहुत कम था, है ना। अगर यहाँ पर आप बात करो सेवा का निर्यात ना के बराबर यहाँ सेवा का था, सर्विस का। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ आकर के हमारी कुल निर्यात में जो सेवा का निर्यात है, सर्विस का जो निर्यात है, जिसके अंतर्गत मेजर आइटम जो है आईटी इनेबल सर्विस है ना। आईटी इनेबल सर्विस का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सर्विस का निर्यात जो है 1991 के बाद काफी बढ़ी है। और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्या पड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बीपीओ और केपीओ है ना। बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और केपीओ का मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री भारत में यहां से आईटी के क्षेत्र में जो डेवलप हुआ है और इसमें काफी तीव्र ग्रोथ इसमें हुआ है 1991 के बाद। तो एक तरह से पूरी हमारी अर्थव्यवस्था के जो निर्यात की जो संरचना है, ये निर्यात की संरचना पूरी तरह से
परिवर्तित होगी, और पूरी तरह से जब निर्यात की संरचना परिवर्तित हो रही है तो इससे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आर्थिक विकास है उस आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। उसी तरह से अगर आप देखो कि हमारी अर्थव्यवस्था में आयात की जो संरचना है या इंपोर्ट की जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक तो आप ध्यान में रखो कि 1948 49 में हम किन चीजों का आयात करते थे, है ना? तो एक मेजर आइटम था उपभोक्ता वस्तु, राइट, और दूसरा था खाद्यान्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझो कि आप कहते हो कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान देश है, और भारत के कृषि प्रधान देश के अंतर्गत आप ग्रेन का आयात कर रहे हो, ठीक है। 1947 के बाद लगातार हम लोग ग्रेन का आयात कर रहे थे। हम लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हम लोग जाके 1973-74 में हम लोगों ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। इसके अलावा इसमें जो है आप विनिर्मित वस्तुओं का भी आयात कर रहे थे, है ना? विनिर्मित वस्तु का आयात भी कर रहे थे। हमने पूंजीगत वस्तु का आयात भी आपको बताया था। और यहां से अगर आप देखोगे तो हमारी जो टोटल जो आयात जो थे, टोटल आयात की बात यहां पर कर रहे हैं, तो इस आयात के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु और खाद्यान्न का प्रतिशत जो था 40% था, है ना? ये बहुत मेजर था हमारे लिए, है ना? यानी हमारे देश के लोग सरवाइव कर रहे थे तो हम फूड ग्रेन जो बाहर से आयात कर रहे थे, उपभोक्ता वस्तु का आयात कर रहे थे, उसकी बदौलत हमारे देश के लोग सरवाइव कर रहे थे। अभी क्या स्थिति है कि अगर हम बात करें कि 2020, 21 या 23, 24 भी आप सोच सकते हो, तो इसके अंतर्गत जो हमारे मेन आयात के जो आइटम है, उस आयात के आइटम को अगर आप देखोगे तो एक महत्वपूर्ण आइटम हमारे लिए क्या है कि क्रूड पेट्रोलियम, राइट, यानी कच्चा पेट्रोलियम। ये हमारे आयात का एक बहुत बड़ा आइटम है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत कम होता है। और इसके बाद अगर बात करो तो स्वर्ण का आयात भी करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, स्वर्ण का, गोल्ड का हम लोग आयात करते हैं मेटल के रूप में, क्योंकि ये प्रीशियस मेटल है। लेकिन हमने निर्यात में भी आपको बताया कि भारत के निर्यात में स्वर्ण या प्रीशियस मेटल से निर्मित आभूषणों के निर्यात का आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए यहाँ पर स्वर्ण आयात करते हैं, गोल्ड, और फिर इससे हम आभूषण बना करके उसका निर्यात करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम उत्पाद भी हम आयात करते हैं, और साथ ही साथ हमारे आइटम के अंतर्गत कोयला का आयात, है ना, बड़ा चर्चित था। आपको याद होगा कि कोविड के समय कोयला के आयात को लेकर के कई बातें सामने आई थी। और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का भी आयात करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे आयात के अंतर्गत ये आइटम बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल का भी आयात करते हैं, है ना? तो आप इस बात को देखो कि अगर आपको इस स्ट्रक्चर में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हमारी आर्थिक स्थिति एक कमजोर अर्थव्यवस्था की थी, राइट? क्योंकि हम यहां पर अपने देश के लिए खाद्यान्न भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। अधिकांश उपभोक्ता वस्तु बाहर से हम लोग आयात कर रहे थे, और उसके माध्यम से
सरवाइव कर रहे थे। लेकिन अब पूरी संरचना बदल गई है, और पूरी संरचना बदल गई है जो एक कहानी आपको कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो गई है। और चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विकास की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो रही है, तो इसके कारण क्या है कि हम आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा उभार भी दिखाई दे रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आइटम है। जब ट्रेड को आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, यानी व्यापार की दिशा हमारी क्या है। देखो, व्यापार की दिशा का मतलब ये है कि आज अगर वर्तमान में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश को कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि जब एक के विकासशील अर्थव्यवस्था प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादक से द्वितीयक और तृतीयक वस्तु के उत्पादक के रूप में परिवर्तित होती है आर्थिक विकास के क्रम में, तो उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो अलग अलग देशों से हम आयात और निर्यात करते हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा हम निर्यात यूएसए को करते हैं, यानी हमारे निर्यात में यूएसए जो है टॉप में है, और हमारे इंपोर्ट में चाइना जो है टॉप में, ध्यान ये रखना। दूसरा क्या है कि यूएसए के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा पॉजिटिव है और चाइना के साथ हमारा निगेटिव है, ठीक है। सेकंड जो सबसे ज्यादा हमें जिसको एक्सपोर्ट करते हैं वो है चाइना, राइट। और सेकंड जो हम इंपोर्ट करते हैं ये है आपका यूएसए। ये श्रृंखला ध्यान में रखना है कि दोनों एक दूसरे को रिफेलेस करके रख रहा है, और यूएसए के साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव है और चाइना के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव है। इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरा जो एक्सपोर्ट है का डेस्टिनेशन है उसके अंतर्गत यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और अगर इंपोर्ट के अंतर्गत आप देखोगे तो यहां भी यूएई ही है। ये थोड़ा सा 3 4 5 को आपको याद रखना है क्योंकि कभी डेटा लिखना पड़ सकता है। चौथे पोजीशन में हांगकांग है, और यहां चौथे में भी हांगकांग ही है, राइट। और पांचवा में यहां पर सिंगापुर है, और यहां पर सऊदी अरेबिया है, राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेड यानी हमारी व्यापार की जो दिशा है उस व्यापार की दिशा में भी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब हम लोग आजाद हुए थे तो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक के जो संबंध था वो ब्रिटेन से था, यूरोप से था। बाद में धीरे धीरे उस व्यापारिक संबंधों में परिवर्तन होता है और आज की स्थिति ये है